हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, आज की क्लास से शुरू किया जाए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सामान्य अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण ये 50 प्रश्न का जो आपका सेट चल रहा है डेली का, उसी का ये अगला टेस्ट है। आपका टेस्ट नंबर आपका 20 होने वाला है आज। इसके पहले आपका 19 टेस्ट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, वहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आज होगा टेस्ट नंबर आपका 20। ठीक है, इसके पहले आपका 19 टेस्ट कंप्लीट हो गया है। जो लोग भी नहीं देखे हैं तो सभी लोग आपका प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर सभी टेस्ट आपको क्रम बाई क्रम दिया गया है। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको ग्रुप में मिलते रहता है। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए आज की क्लास। सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर इसका वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, इस वैकेंसी आने में थोड़ा सा अभी वक्त लग सकता है ना। अभी इसका थोड़ा सा वक्त हम कह सकते हैं कि मई में उम्मीद है कि हो सकता है कि इसका वैकेंसी देखने को मिल सकता है मई में। तो कुछ दिन इंतज़ार करिए, तब तक हम लोग जो सामाजिक विज्ञान है, साइंस का पोर्शन है जो आपका, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। इस टाइम तक तब तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब वैकेंसी आएगी तो हम लोग की आधी तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है, जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद करंट अफेयर है, मैथ है, बहुत सारा चीज़ है उसमें, और भी क्या क्या पूछता है तो वो तो देखने वाली बात है। आपका हिंदी भी हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो आज का हम लोग शुरुआत किया जाए। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा दोस्तों इस नंबर पे। आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप है जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे। 399 अभी मात्र इसमें चार्ज है, तो ऑनलाइन पे करके आपको इसी नंबर पर पे करना होगा और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, जहाँ आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा आज का पहला सवाल है कि टिक्का रोग जो है ये किस फसल में होता है ना। टिक्का रोग जो होता है इसका संबंध जो है वो किस फसल से है। चावल से है, आलू से है, गन्ना से है या मूंगफली से है। टिक्का रोग दोस्तों किस में होता है ना। टिक्का रोग कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है और बीपीएससी के द्वारा आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपकी टेस्ट चल रही है, जिस अनुसार से बीपीएससी आपको पूछा जाता है उसी के लेवल के अनुसार। तो टिक्का जो रोग होता है दोस्तों ये होता है मूंगफली में। ठीक है, टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। और मूंगफली का उत्पादन अगर भारत की बात की जाए तो सबसे अधिक होता है आपका गुजरात में। ठीक है, सबसे अधिक मूंगफली गुजरात में होता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गन्ना सबसे अधिक होता है आपका गन्ना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। चावल जो सबसे अधिक होता है ये पश्चिम बंगाल में। और आलू जो है, आलू में भी उत्तर प्रदेश ही आपका आलू होगा, आगे होगा। देखिए करंट अफेयर में थोड़ा सा कभी बिहार भी आगे हो जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा गूगल करके, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर सवाल कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 0। तो आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 0 होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना अपना जवाब भी देते चलिए, कमेंट करते चलिए, है ना। और ध्यान से लगा करके इसको आप सुनते चलिए। इसका पीडीएफ हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। जी हाँ, तो इंसुलिन का रिसाव किन कोशिका के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का क्या होगा दोस्तों, आपका इंसुलिन का जो रिसाव होता है वो होता है आपका बीटा कोशिका के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, बीटा कोशिका के द्वारा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी, जी हाँ, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, है ना। उरु अस्थि, अंतःप्रोष्ठिका या प्रंगरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 का आंसर हो जाएगा आपका, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है, अस्थि होती है, वो प्रंगरिका होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जांघ की हड्डी जिसको कहते हैं। अगला नंबर है आपका 5 नंबर कि निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। जी हाँ, रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है। एल्ब्यूमिन है, एंजाइमिन है, क्रिएटिन है या फिर हीमोग्लोबिन है। रेशेदार प्रोटीन का जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिएटिन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बीईओ की एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी चल रही है
है ना। तो विश्व वानिकी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व वानिकी दिवस 2 फरवरी, 21 मार्च, 21 सितंबर या 1 अक्टूबर? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है आपका 21 मार्च को, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाते हैं, ये आप ध्यान रखना है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो जल दिवस, और 22 मार्च को ही आपका बिहार दिवस भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है दोस्तों? है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, असम, केरल या छत्तीसगढ़? 7 का हो जाएगा। कांगेर घाटी जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से? तो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को अलग हुआ था आपका उत्तराखंड, 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को आपका हुआ था झारखंड। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? जी हाँ, M1, M2, M3 या M4? संकीर्ण मुद्रा किसको कहते हैं दोस्तों, ये बताइएगा। 8 का क्या होगा? संकीर्ण मुद्रा जो कहा जाता है वो M1 को कहा जाता है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, M1 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सेट, है ना। सेट जैसे कि भारत का है आपका BSI, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो आपका सेट किसका है दोस्तों? BSE ना है, भारत का BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और सेट किसका है ना, किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? तो 9 का आपका हो जाएगा, थाईलैंड का है आपका सेट। सेट किसका है? थाईलैंड का है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 10 अप्रैल 1974 या फिर 18 मई 1974? 1974 देखिए सब में है ना। BPSC भी यही करता है, पूरा डेट आप ध्यान रखना है, याद करने का कोशिश करना है। हमारे क्वेश्चन का पूरा डेट याद बताने का कोशिश करता हूँ आप लोग को, है ना। तो पूरा डेट याद करिएगा। भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण किया था वो 18 मई 1974 को किया था, पूरा डेट आपको याद रखना। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पूरा डेट 13 अप्रैल 1919, कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर की, धन्वंतरी तथा कालिदास किसके दरबार में रहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। धन्वंतरी और कालिदास जो थे ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? 11 का क्या होगा? देखिए धन्वंतरी और कालिदास जो थे ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट सवाल है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कह करके पुकारा था? जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह ने क्या कहा था? शाह ए बेखबर। वो कौन थे? बदायूनी थे, खफी खां थे या फिर इनायत खां थे? 12 का आंसर हो जाएगा खफी खां। जी हाँ, खफी खां को बोला गया था क्या? शाह ए बेखबर, ठीक है, बहादुर शाह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? बंगबंधु था, दिग्दर्शन था, बंगाली पत्र था या उदंत मार्तंड था? जी हाँ, तो बंगाली भाषा में जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था दिग्दर्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, दिग्दर्शन याद रखिएगा, बंगाली भाषा। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर की, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था दोस्तों? रैले कमीशन, है ना, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिटन? रैले कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के समय 1899 से लेकर के 1905 तक दोस्तों इसका शासनकाल था, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर की, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है?
बताइएगा। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास, सरोजिनी नायडू, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा दोस्तों 15 का? तो ब्रोकन विंग जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। जी हाँ, सरोजिनी नायडू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 16 नंबर की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर, है ना, पहला जो आंदोलन हुआ था गांधी जी का वो हुआ था चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ हुआ था, है ना। तो इसमें जो मिल मालिक थे दोस्तों कितने प्रतिशत बोनस देने के लिए स्वीकार किए थे, है ना। तो ये क्या होगा? 15, 25, 30, 35। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 का हो जाएगा 35% दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 35%। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर की इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन, है ना, दादा भाई नौरोजी थे या आनंद मोहन बोस थे, सुरेंद्र बनर्जी थे या द्वारका नाथ टैगोर थे? तो इंडियन सोसाइटी संगठन जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वो आनंद मोहन बोस जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है 18 नंबर, और आप लोग सभी लोग वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, है ना। कौन सा वो अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था और वो प्रथम अधिवेशन था? 18 का क्या होगा? तो 18 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, 51वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था बताइएगा, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि 51वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था? गांव में हुआ था, है ना, बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है आपका कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था दोस्तों? वह कौन से संधि था जिसमें तृतीय आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ था? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मद्रास की संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? जी हाँ, जजिया कर, है ना, जजिया कर जो धार्मिक कर था दोस्तों, है ना, ब्राह्मणों के द्वारा लिया जाता था, है ना, धार्मिक कर था। तो ये जो था जो कर ये पुनः लागू जो किया गया था वो कब किया गया था? क्या होगा 20 का आंसर? 20 बताइएगा। 1679 में हुआ था आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इस पर रोक लगाए थे अकबर, है ना। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए अभी आपको बताए थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग कांड। और कह रहा है कि इसके बाद किसने नाइट की उपाधि लौटा दिया था दोस्तों? उस समय दोस्तों, है ना, जब भारत हमारा गुलाम था तो अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी जाती थी, नाइट की उपाधि। तो नाइट की उपाधि किसने लौटा दिया था, है ना? शंकर नायर ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर सरदार पटेल ने? क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर 21 का? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइट की उपाधि को लौटा दिया गया था। गांधी जी भी सर की उपाधि लौटाए थे। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम विश्व कप हॉकी, तो प्रथम विश्व कप जो हॉकी हुआ था ये हुआ था आपका 1971 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1971 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक। जी हाँ बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू बी ए राइटर, इसके लेखक कौन हैं? रामचंद्र गुहा, या फिर डगलस स्टुअर्ट, या फिर ईसर जज अहलुवालिया, या फिर रस्किन बॉन्ड?
23 का आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, बहुत फेमस पुस्तक है रस्किन बॉन्ड, याद रखना है, और टू बी ए राइटर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 24 नंबर। 24 नंबर क्या करना है कि मिलान करना है ना। कौन सा मिलान यहाँ पर सही नहीं है वो बताना। इधर व्यक्ति है, इधर समाधि स्थल है ना। जैसे कि महात्मा गांधी जो हैं ना, इनके समाधि स्थल का क्या नाम है, तो महात्मा गांधी समाधि स्थल का राजघाट है, ये बिल्कुल सही है। ज्ञानी जैल सिंह जी का जो समाधि स्थल है उनका एकता स्थल नाम है। मोरारजी देसाई का अभय घाट है। शंकर दयाल शर्मा का चैत्रा भूमि, ये नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। शंकर दयाल शर्मा का चैत्रा भूमि नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल, है ना, और राजेंद्र प्रसाद के महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर सवाल है कि भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। मंगल का जो सफल प्रक्षेपण हुआ था वो किस वाहन के द्वारा हुआ था, ये पूछ रहा है ना। तो ये हुआ था दोस्तों आपका PSLV, है ना, PSLV XLC-25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा। 26 का ऑप्शन है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउस में खेती, उपयुक्त सभी। 26 का क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का जो अर्थ है वो हो जाएगा कि वायुमंडल, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है, मैंने कई बार आप लोग को इसके बारे में बताया हूँ, है ना। एक बार फिर से मैं आप लोग को देखिए मानचित्र बना करके बताइएगा ना तो बहुत ही आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये वाला जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आपका ऊपर में चीन लगता है, इधर म्यांमार है और ये साइड आपका भूटान है। ठीक है, तो 3 देश सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश से। कौन कौन हो जाएगा, ये भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश नहीं लगता है, बांग्लादेश नहीं लगता है, जिसमें बांग्लादेश है उसको आप काट दीजिए, तो भूटान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो भारत के मानचित्र, जो भारत का भूगोल जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरे मानचित्र के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी तक उसमें 2 क्लास हुआ है ना, वो भी आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा जिसमें आपको ये टेस्ट वाला है। ठीक है, सब एक ही में है, तो वहाँ से आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है कि छिबरोपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों छिबरोपन बिजली परियोजना पूरा गला जो है ना जाम हो गया, पता नहीं गला मेरा सही नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से ख़राब है। छिबरोपन बिजली परियोजना जो है ये है आपका टोन्स नदी पर। ठीक है, याद रखना है टोन्स नदी पर है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर की वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह जो है ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में या नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, है ना। 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो दलमा जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये है झारखंड में आपका। ठीक है, कहाँ है, झारखंड में, याद रखना है ना। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कि नेपाल जो है ये हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच तक है ना। नेपाल जो है ये हिमालय का विस्तार जो है किन 2 नदियों के बीच है, तीस्ता दिहांग, काली तीस्ता, सतलज से काली, काली से दिहांग। क्या होगा 31 का क्या हो जाए दोस्तों,
देखिए नेपाल जो है ना, अगर नेपाल को आप मानचित्र में देखिएगा तो नेपाल आपको कहाँ पर दिखेगा दोस्तों, तो भारत के उत्तर में है आपका नेपाल, है ना, छोटा सा देश है, ठीक है। ये है आपका नेपाल, ठीक है, ये वाला आपका नेपाल है। तो नेपाल के बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो दो नदी के बीच में है ना, यहाँ पे कौन सी नदी है और यहाँ कौन सी नदी है, ठीक है। तो ये दो नदी है दोस्तों, यहाँ काली नदी है और यहाँ तीस्ता नदी है। तो दो नदी के बीच में है, याद रखना है, काली और तीस्ता के बीच में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो काली और तीस्ता हो जाएगा। 31 का हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यही दो नदी के बीच में है आपका नेपाल, हिमालय में। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। जी हाँ, जो पंचायत चुनाव होता है मुखिया का, सरपंच का, तो ये निर्णय कौन लेते हैं, तो निर्णय लेते हैं हमारे राज्य सरकार लेते हैं। इसको केंद्र सरकार से मतलब नहीं है, राज्य सरकार का काम है चुनाव कराना राज्य में आपका, ठीक है। अगला है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक नियोजन, है ना। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या होगा किस सूची का है, और सूची का वर्णन किस में दिया गया है दोस्तों, तो सूची है आपको 7वीं अनुसूची में, है ना। तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आर्थिक नियोजन जो है ये किस सूची में है बताइएगा, किस सूची का विषय है, तो आर्थिक नियोजन हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग का गलत ही जवाब है, समवर्ती में आता है ना, कि इस पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के अपना नियम कानून बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 116। तो 34 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117 में दोस्तों ये वर्णन किया गया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। मैंने कई बार बताया हूं, जो अनुसूची है आपका 12वां अनुसूची, कई बार आपको बताया गया है कि जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण के बारे में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आपको 5वीं अनुसूची में, है ना। 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए एगो ट्रिक भी आप लोग बताए थे। 5 कैसे लिखाता है, 5 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, है ना। 5 हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 5, और इसी प्रकार से आपको एस भी लिखाया जाता है ना। 5 हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसी प्रकार से हम लोग एस लिखते हैं। एस से क्या हो गया, तो एस से हम एस टी और एस सी कह सकते हैं ना। एस से ही तो शुरुआत होता है, एस टी और एस सी, और एस का मतलब ये हो गया 5। तो ये 5वीं अनुसूची में एस सी एस टी हो गया। ये ट्रिक मतलब कुछ अपना ऐसा कुछ ट्रिक लगा करके याद करिए जिससे वो क्वेश्चन याद हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन को जब याद नहीं हो तो इसी प्रकार से कुछ सोच के ट्रिक लगाते रहते थे हम लोग, है ना, और याद करते थे जब तैयारी करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला नंबर है आपका 36 नंबर की बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम, जी हाँ, तो ये पारित हुआ था दोस्तों आपका 1976 में पारित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बंधुआ मजदूर अधिनियम। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर यहाँ पर आपको मिलाना है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या लोकपाल। क्या होगा 37 का, 37 का क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संवैधानिक निकाय कौन सा है जिसका संविधान में वर्णन है। तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, और आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो जाएगा, और लोकपाल हो जाएगा हमारा। 1 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है नहीं, संपत्ति अधिकार को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। और इसको आपका कब किया गया था ये पूछा जा रहा है कि कब इसको हटाया गया था मौलिक अधिकार से, है ना। तो इसको हटाया गया था आपका 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत आपका, ठीक है। तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और अगला नंबर है आपका 39 का बी नंबर। देखिए जिनको भी अगर कुछ पूछना रहे तो हमारा नंबर जो दिया गया उस पर आप मैसेज कर दीजिए, है ना, 78 57 82 43 10, ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज किया कीजिएगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, कॉल नहीं कीजिए, है ना, कभी
स्कूल में है, कभी कहीं और है। ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, हम उसका जवाब आपको देख करके दे देंगे। ठीक है, आप टेंशन न लेना है। ठीक है, आप मैसेज कर दिया कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर ए। रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक, देखिए पुस्तक भी आपको ये एग्ज़ाम में ना 1 या 2 या 3 जरूर एग्ज़ाम में पूछता है ना, 1-2 तो ज़रूर पूछता है, तो पुस्तक भी आप ज़रूर ध्यान में रखना है ना। ये रिवर सूत्र जो ये पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो गीता मेहता इसके लेखक है। ठीक है, याद रखना है, गीता मेहता। अगला है ENIAC का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ENIAC का अर्थ क्या होता है? ENIAC तो ये क्या था, है ना, ये अर्थ नहीं पूछ रहा है, ये क्या था ये पूछ रहा है आपका। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों, है ना। ये क्या था? ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है ना? प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे तो 15 मार्च, 19 मार्च, 2 अप्रैल या 8 अप्रैल कब मनाते हैं स्लीप डे? तो 41 का हो जाएगा आपका 19 मार्च को। ठीक है, प्रत्येक 19 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है दोस्तों? किस पर, है ना, किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? वेग पर, आवृत्ति पर, आयाम पर या तीव्रता पर? तो ध्वनि का जो तारतम्य निर्भर करता है वो करता है आवृत्ति पर करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? बताइएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए, है ना, कौन सा बल यहाँ पर जिम्मेदार है? चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, अनुदैर्ध्य बल है या नाभिकीय बल है? जी हाँ, तो सबको पता है कि ये चुंबकीय बल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट सवाल है आपका 44 नंबर की, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जा रहा है, याद रखना है, पृथ्वी से ले जाया जा रहे हैं कहाँ? तो चंद्रमा पर। तो क्या होगा? तो 44 का हो जाएगा आपका अपरिवर्तित रहता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर की, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? जी हाँ, तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में दोस्तों, है ना, जहाँ पर घर हो तो उसमें वहाँ पर क्षेत्र का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो हो जाएगा 45 डेसिबल होता है आपका। ठीक है, 45 डेसिबल होना चाहिए आवासीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? अल्फा, बीटा, गामा क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स किरण क्या होगा? 46 का आपका आंसर हो जाएगा गामा किरण का। ठीक है, गामा किरण का जो दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? जी हाँ, 6 ओम का 6 वोल्ट की सप्लाई होता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? बताइएगा। 47 का क्या होगा दोस्तों? 47 का हो जाएगा 2 आपका। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइएगा। आवर्त सारणी के वर्ग में, है ना, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है? तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा घटता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, घटता है। अगला है कि शराब का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पीएच वैल्यू होता है मात्र 2.8, याद रखना है ना, 2.8। 7 से अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा और 7 है तो उदासीन होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो किस तत्व का बना होता है, ये बताना है। तो ये होता है बना टंगस्टन का आपका, है ना। टंगस्टन को W से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा महत्वपूर्ण 50 प्रश्न दोस्तों, है ना। तो इसमें कैसा लगा आप लोग बताना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, वन लाइनर। चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं एक नज़र।
जैसे कि पहला प्रश्न है आपका कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फेंकने वाले थे रास बिहारी बोस के द्वारा। कब फेंके थे, तो दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, याद रखना है गदर पार्टी। अगला है कि किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू, कभी कभी पूछता है कि कामागाटा मारू क्या था, तो ये दोस्तों जहाज था, ठीक है। इसको किराए पर लिया था, किसने लिया था, तो बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा किराए पर लिया गया था। अगला है दोस्तों कि गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था। जी हाँ, तो साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किए थे, तो गांधी जी किए थे। कब किए थे, 1916 में किए थे। 15 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आए और 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। आपका अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुआ था कब दोस्तों, तो 16 अप्रैल 1916 में हुआ था होम रूल लीग। अगला प्रश्न है आपका कि एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था सितंबर 1916 में, याद रखना है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग हुआ था 1916 में और सितंबर 1916 में हुआ था आपका एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, है ना। देखिए जब भी गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि पहला प्रयोग सत्याग्रह का कहाँ किए थे, तो इंडिया में तो किए थे, लेकिन इंडिया में करने से पहले वो कहाँ थे, तो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो इंडिया से पहले वहाँ भी कर चुके थे दोस्तों, इसीलिए आपको दक्षिण अफ्रीका टिक करना है ना। ये घुमा, इसीलिए जान से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बच्चा गलत करेगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, भारत में, जब भारत पूछे तो यहाँ पर भारत शब्द लगा देगा, तो होगा चंपारण 1917 में आपका। गांधी जी से चंपारण आने के लिए अनुरोध किए, कौन किए थे, तो जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन दोस्तों। तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ल गए थे और उन्होंने ही आमंत्रित किया था आपको। अगला प्रश्न है आपका कि राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात बोला था, चंपारण का इकलौता मर्द था, क्योंकि उन्होंने ही गांधी जी को पुकारा, है ना, और पूरा सपोर्ट था उनका तिनकठिया पत्ती को समाप्त करने में। तो जॉर्ज एमन के द्वारा ये बात कहा गया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था, तो अहमदाबाद मील हड़ताल हुआ था दोस्तों 1918 में, उसी समय इन्होंने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर को सहयोग किसने किया था दोस्तों, तो हंसराज के द्वारा सहयोग हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना है 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने क्या लौटाई थी, तो कैसर ये हिंद की उपाधि लौटाई थी। आपको याद रखना है, कैसर ये हिंद की उपाधि गांधी जी लौटा दिए थे, याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था, हंटर कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। स्वराज पार्टी का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो 1923 ईस्वी में ये आपको हुआ था, याद रखना है। असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी स्वराज पार्टी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई 1924 में हुई थी और ये कानपुर में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। देखिए थोड़ा सा दोनों में अंतर है ना, बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, और जो अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, थोड़ा सा का अंतर है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पूछे तो 1924 में कानपुर में, और सोशलिस्ट रिपब्लिकन पूछे तो 1928 में नई दिल्ली में, है ना। कंफ्यूज ये दोनों में आपको नहीं करना है। अगला है कि काकोरी की घटना हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटा गया था, काकोरी कांड जिसको कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के लिए। जी हाँ, काकोरी कांड जो हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को, उसमें शामिल थे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। इनको क्या किया गया था, तो फांसी पर लटका दिया गया था। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किनको जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 3 फरवरी 1928 को आया था और इसका गठन हुआ था 1927 में है। अगला है दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कब, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आपका प्रस्तुत हुआ था।
और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली बम में कब बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वन लाइनर है आपका। और जितना भी प्रश्न है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेगा, है ना। तो ये जितना भी आपको करवाया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, है ना। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा? 9 बजे से डेली आपकी क्लास होती है, और ये नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, जहां आपको सारा मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। सहायक शिक्षा, जिसको बीईओ पहले था इसका नाम, है ना, बीईओ का ही नाम चेंज करके सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी किया गया है। मात्र अभी इसमें 399 चार्ज है, उसके बाद सारे मटेरियल आपको यहाँ पर मिलते रहेगा एग्ज़ाम तक, कोई भी अलग से चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पे करके आपको भेजना होगा हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।